जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं जी। आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है जी आयनिक कंपाउंड की जो खसूसियात। अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। वो वाला कंपाउंड जो आयन से मिलके बनता है, जैसा कि नमक की हम लोगों ने बात की थी कि सोडियम क्लोराइड है, तो वो दो तरह के आयन से मिलके बनेगा। कौन कौन से आयन से मिलके बनेगा? जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक Na+ और दूसरा क्लोरीन माइनस। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये प्लस माइनस आपस में ख़त्म हो जाएगा, और जो चीज़ जो यानी कि जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? NaCl। और ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को कहेंगे आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हम लोगों ने प्रीवियसली आयनिक बॉन्ड वाले टॉपिक में पढ़ ली थी। इसमें एक दो टॉपिक रह गया, मैं उसकी वीडियो फिर जो है ना नेक्स्ट बना दूंगा। एक दो टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दरमियान में मैंने अभी स्किप किया। मैं चाह रहा था अब आज आपको ना ज़रा आसान टॉपिक पढ़ा देता। सबसे पहले आपको लॉन्ग में ये पूछ सकता है कि यार आयनिक कंपाउंड की खसूसियात बता दें, ठीक है? तो आपने ये 3 खसूसियात हैं, ये आपने लिखते नहीं है। अगर शॉर्ट में पूछे तो फिर 2 लिख सकते हैं। सबसे पहले उसने कहा जी आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्रिस्टल लाइन ठोस होते हैं, यानी सिंपल सी बात है, क्रिस्टल्स की शक्ल में होते हैं और ठोस होते हैं, मतलब कि पानी की शक्ल में नहीं होती है, ठोस शक्ल के अंदर होते हैं। उसके बाद उसने यहाँ पे ये कहा हुआ है कि ठोस हालत में आयनिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ना होने के बराबर होती है। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि बिजली गुजारने की सलाहियत। कहता है जब ये आयनिक कंपाउंड ठोस हालत में होते हैं ना, तो इनके अंदर से जो बिजली है ना वो ना होने के बराबर होती है। जैसा कि अगर आप नमक है, नमक को आप हाथ में लेके चाहे तार हाथ में पकड़ लें तो करंट नहीं गुजरेगा, क्योंकि नमक ठोस हालत में है, ठीक है? लेकिन सॉल्यूशन की शक्ल में या पिघली हुई हालत में, लेकिन जो ही आप उस नमक को पानी में डालो या फिर उस नमक को इतना गर्म करो कि वो बिल्कुल ही पिघल जाए, बिल्कुल पिघली हुई हालत उसकी हो जाए, तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे कंडक्टर है, तो फिर उसमें से क्या होता है जी? करंट गुजर जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास नमक पड़ा हुआ था, आपने उसे क्या किया? उसको पिघला दिया, इतना टेम्परेचर दिया, वो पिघल गया। अब उसमें से करंट गुजारोगे, गुजर जाएगा। या फिर आपके पास नमक था, आपने उसको पानी में डाला और पानी में डालने के बाद दोनों को अच्छे से मिक्स किया, तो जो सोल्यूशन तैयार हुआ उस सोल्यूशन के अंदर से भी करंट गुजर जाएगा। लेकिन अगर नमक ठोस हालत में होगा, पिघली हुई हालत में नहीं होगा या पानी में मिक्स नहीं होगा, तो फिर नमक में से या कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसमें से करंट नहीं गुजरेगा। उसकी वजह इसके अंदर आज़ाद आयंस है। सिंपल सी बात है, जब आप नमक को पानी में डालोगे तो आयंस आज़ाद हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। Na+ अलग हो जाएगा और क्लोरीन माइनस अलग हो जाएगा। लेकिन अगर वो पानी से बाहर रहेगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप अगर इसको पानी में डालोगे तो ये टुकड़े होके दोबारा Na अलग हो जाएगा और क्लोरीन माइनस अलग हो जाएगा। ये आज़ाद आयंस है तो इनकी वजह से करंट गुजर जाएगा। लेकिन अगर वो इस शक्ल में रहेगा यानी कि ठोस शक्ल में, तो फिर आयंस तो होंगे नहीं, तो फिर इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। यहाँ पे वो ये बात कर रहा है। उसके बाद वो आपसे बात कर रहा है जी आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि मैंने आपको उसे नमक की मिसाल दी थी कि यार नमक ज़ाहिर है, सिंपल सी बात है, नमक अब उस एक आयनिक कंपाउंड है और बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट तो उससे भी ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है, नमक की बात कर रहा है, कहता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी 800 डिग्री टेम्परेचर अगर हम लोग देंगे तो सोडियम क्लोराइड सिर्फ मेल्ट होगा, पिघलेगा। तो आमतौर पे हम लोग जो घरों में या आग वगैरह जो हीटर वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो बड़ी भी अगर हम लोग कर लें तो 100 डिग्री 150 डिग्री तक टेम्परेचर, हम लोग 150 डिग्री तक टेम्परेचर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 800 डिग्री चाहिए। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यार कितना टेम्परेचर देना पड़ता है। और बॉइलिंग पॉइंट वो कह रहा है 1413 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टेम्परेचर के ऊपर नमक सिर्फ पिघलेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि वो बॉयल हो, ठीक है, तो फिर आपको 1413 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो नमक क्या होगा या कोई भी आयनिक कंपाउंड वो बॉयल होगा। अब चूंकि आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं, लिहाजा मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयंस के दरमियान अट्रैक्शन की ताकतवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होती है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि देखिए, जो ही आप नमक को डालोगे ना पानी में, तो वो ये कह रहा है, या अगर नमक को पानी में नहीं भी डालते, अब ये Na और Cl है, अब ये दो चीज़ें हैं, एक Na है और दूसरा Cl है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से ना, इन दोनों ने ना, दोनों आयंस ने एक दूसरे को बहुत मजबूती से जकड़ा होता है, और इन दोनों के दरमियान एक फोर्स होती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जब हम कम टेम्परेचर देते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
वो टूटती नहीं है और ये दोनों मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना शुरू कर देते हैं तो ये जो दोनों आयंस है इनके दरमियान जो एक कशिश की फोर्स है जिसे इलेक्ट्रोसिटी फोर्स है, तो वो आहिस्ता 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 टूटना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से Na+ अलग हो जाता है और क्लोरीन माइनस अलग हो जाता है और नमक जो है वो फिर या मेल्ट हो जाता है या फिर बॉयल हो जाता है। तो यहाँ पे वो यही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब उनमें मुखालिफ चार्ज रखने वाले जो आयंस हैं, यानी उनके चार्ज मुखालिफ होते हैं, एक पे प्लस होता है दूसरे पे माइनस होता है। तो कह रहे हैं मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयंस जो है ना, इनके दरमियान एक कशिश की फोर्स होती है, यानी इन दोनों के दरमियान कशिश की एक फोर्स होती है, बड़ी अट्रैक्शन वाली एक फोर्स होती है जो इन दोनों आयंस को बड़े मजबूती से क्या करती है, जोड़े रखती है। और इसलिए इन फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए बड़ी मिकदार में एनर्जी दरकार होती है। तो वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई है कि यार अगर आप चाहते हैं इन फोर्सेस को, यानी Na+ और क्लोरीन आयन जो है माइनस वाले, उसमें अगर आप चाहते हो कि उन दोनों के दरमियान वो फोर्स को ख़त्म किया जाए, उस फोर्स को तोड़ा जाए, तो फिर आपको एनर्जी की एक बहुत बड़ी मिकदार देनी पड़ती है। और वो एनर्जी आप किस तरह दोगे, यानी हीट की शक्ल में उसको गर्म करके आप क्या करोगे, उसको तोड़ना शुरू करोगे। तो यहाँ पे हम लोगों का ये चीज़ एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड की खसूसियात। अब ये उर्दू मीडियम वालों को मैंने करवा दिया और फिर आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर यार इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन अगर आप न्यू नहीं भी हैं और पुराने ही हैं, शुरू से लेक्चर्स ले रहे हैं, तो काइंडली आप प्रीवियस लेक्चर्स भी लें, वीडियो को स्टार्ट से शुरू से मतलब एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। और दूसरा ये कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार, लास्ट में मस्ट आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, तो मैं यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा ना रीड करवा देता हूँ आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। अच्छा जी, सबसे पहले आयनिक कंपाउंड आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आयनिक कंपाउंड यहाँ पे वो कह रहा है आमतौर पे क्रिस्टल्स की शक्ल में होता है और सॉलिड होते हैं ज़्यादा। फिर ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज होगी इंग्लिश मीडियम वालों की। फिर वो कह रहा है आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कहता है जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं ना, यानी सॉलिड स्टेट का मतलब जब वो ठोस शक्ल में होते हैं, जैसे नमक है तो ठोस शक्ल में है। नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसका मतलब होता है, नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब होता है करंट का गुजरना, यानी तकरीबन ना होने के बराबर जो है ना नमक में से करंट गुजरता है जब वो सॉलिड शक्ल में होता है। लेकिन दे आर गुड कंडक्टर, लेकिन अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब जिसमें से करंट गुजरे। कहता है बहुत अच्छे से करंट गुजर जाता है इन सोल्यूशन। जब आप नमक को किसी पानी में डाल के कोई सोल्यूशन बना लोगे तो आराम से करंट गुजर जाएगा। एंड इन मोल्टन फॉर्म, और अगर आप उसको नमक को पिघला लेते हो, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे के अगर आप पिघला लेते हो तब भी उसमें से करंट गुजर जाएगा। लेकिन अगर वो सॉलिड शक्ल में रहेगा तो उसमें से करंट ना होने के बराबर गुजरेगा। इट इज़ क्यों, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन दैम। कहता है जो ही हम लोग इसको पिघला लेते हैं ना नमक को, या पानी में डाल देते हैं, तो जो आयंस होते हैं ना वो फ्री हो जाते हैं, यानी Na+ और क्लोरीन माइनस जो है ना वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये Na+ और क्लोरीन माइनस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से भी इस वजह से फ्री आयंस की वजह से करंट गुजर जाता है। फिर उसके बाद वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड जितने भी है, जैसा कि नमक है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, उनको पिघलाना और बॉयल करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अब सोडियम क्लोराइड है, जैसे घरों में नमक पड़ा कहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अभी देखें ये थोड़ा टेम्परेचर नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर आपने नमक को पिघलाना है सिर्फ तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, और अगर आपने उसको बॉयल करना है नमक को तो 1413 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको चाहिए। अब आप देख लें ये कितने ज़्यादा टेम्परेचर है। घरों में हम लोग चीज़ों को गर्म करते हैं तो नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 150 या 200 मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना है। क्यों, कहता है एज आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। कहता है जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो दो आयन से मिलकर बनते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से। जैसे अभी सोडियम क्लोराइड है वो भी दो आयन से मिलकर बना है, एक Na+ और एक क्लोरीन माइनस से। देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज आयन। इस लाइन का मतलब आगे भी मैंने उर्दू मीडियम वालों को भी बताया, आपको भी बता देता हूँ कि Na+ और क्लोरीन माइनस के दरमियान में ना एक बहुत ज़्यादा मजबूत फोर्स होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स का काम क्या होता है, इन दोनों आयंस को वो मजबूती से पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है। ये दोनों आयंस बहुत मजबूती से जकड़े जाते हैं। और क्यों जकड़े जाते हैं, क्योंकि इन दोनों आयंस के दरमियान में एक कशिश की फोर्स होती है जिसे
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कहते हैं। तो कहता है ये जो फोर्स है ना ये तभी टूटती है जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर देते हैं, तो दोनों आयंस यानी Na+ और क्लोरीन आयन के दरमियान में जो फोर्स होती है कशिश की, फिर वो टूट जाती है और Na अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है और उनमें से करंट फिर आराम से गुजर जाता है। तो यहाँ पे वो आपसे वो यही जिक्र कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, एक बहुत ज़्यादा ताकतवर फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन की। कहाँ होती है? ऑपोजिटली चार्ज आइंस के बिटवीन, दरमियान में। ऑपोजिटली चार्ज आइन का मतलब एक Na+ और दूसरा क्लोरीन माइनस, उनके दरमियान में एक कशिश की फोर्स होती है जो उनको मजबूती से जकड़े रखती है। अब अगर आप चाहते हैं वो वाली फोर्स को ख़त्म करें या तोड़ें, सो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस। तो फिर हमें क्या चाहिए? एक बहुत बड़ी मिकदार एनर्जी की चाहिए ताकि वो वाली जो फोर्सेस हैं वो टूट सके। मतलब Na और Na+ और क्लोरीन यानी Na+ और क्लोरीन माइनस के दरमियान में जो कशिश की ये फोर्स है, इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा ग्रेट एनर्जी देंगे। तो फिर Na+ अलग हो जाएगा, क्लोरीन माइनस अलग हो जाएगा। और क्यों तोड़ें? ताकि इनमें से करंट गुजर सके। दे डिजॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। कहता आमतौर पे ये जो पानी है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, ये पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट किन्हें कहते हैं? जैसे पानी है, पानी भी एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये पानी में इजीली हल हो जाएगा। वाटर एज हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डेट वीकेंस द अट्रैक्शन बिटवीन आई। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो पानी है ना वो हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वो इजीली ना आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर हल कर लेता है। डेट वीक्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। कहता है जो ही नमक को हम लोग ना पानी में डालते हैं ना, तो ये Na+ और क्लोरीन आयंस जो है ना, इनके दरमियान जो कशिश की फोर्स होती है ना वो टूट जाती है। जब जो ही वो टूट, वैसे तो एक तो तरीका ये ना हम लोग इसको अलग से पिघलाएं, दूसरा इसको तोड़ने का तरीका होता है पानी में डाल लें। तो पानी बड़ा हाई डाई इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। तो ये क्या, क्योंकि उसमें से आराम से पानी में से करंट गुजर जाता है। तो अब जो ही हम इसे पानी में डालते हैं तो पानी क्या करता है? Na+ और क्लोरीन के माइनस के दरमियान में जो कशिश की फोर्स होती है ना इन दोनों के दरमियान में, उसको वो तोड़ देता है और फिर आराम से जो है ना उसमें से करंट गुजर जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का जी कोवलेंट कंपाउंड वाला टॉपिक था वो हम लोगों ने जी पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों का आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हम लोगों ने पढ़ ली है। उसके बाद यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा उसने बताया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ कोवलेंट कंपाउंड की हमने पीछे डेफिनेशन जो है पढ़ी भी थी। और एक तो चीज़ पोलर कंपाउंड की बल्कि पढ़ी थी, कोवलेंट कंपाउंड की हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। और साथ में आपको थोड़ी सी मैं यहाँ से रीडिंग करवा देता हूँ। पहले उर्दू मीडियम वालों को मैं करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड बनता कैसे है? ये तो मैंने आप लोगों से आगे भी डिस्कस किया था कि कोवलेंट कंपाउंड किस तरह से बनता है। कोवलेंट कंपाउंड बनता है दो एटम्स की शेयरिंग से। दोनों एटम्स क्या करते हैं? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उसके बदले में जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग कहते हैं जी कोवलेंट कंपाउंड। पीछे हम पढ़ के आए भी हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में ही क्या होता है? जैसा कि फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन था और एक क्लोरीन था। हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। इन दोनों ने अपना क्या किया? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया आराम से, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में बना है। इस बॉन्ड को कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अब जब कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में ये जो पूरी एक चीज़ बनी है, ये जो एक पूरा कंपाउंड बना है जिसे हम लोग HCl का नाम देते हैं, कहता है इस पूरे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे कोवलेंट कंपाउंड। यानी कोवलेंट कंपाउंड कब बनता है? जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान में। जब दो एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जैसा कि यहाँ बना है, तो फिर क्या होता है? उसके नतीजे में बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसे कहते हैं हम लोग कोवलेंट कंपाउंड। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कोवलेंट कंपाउंड क्या है? कोवलेंट कंपाउंड्स एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक यानी कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कोवलेंट कंपाउंड है क्या? एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉन के इश्तराक यानी कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होते हैं। यही यहाँ पे वो ये कह रहा है कि कोवलेंट कंपाउंड बनता कैसे है? जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान में किसी भी मॉलिक्यूल में। अब कोवलेंट कंपाउंड को आमतौर पर आयनिक बॉन्ड की निस्बत ना कमज़ोर समझा जाता है। मतलब कोवलेंट कंपाउंड जो होता है ना वो थोड़ा सा ना कमज़ोर होता है आयनिक बॉन्ड की निस्बत। ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक एटम मुकम्मल अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है, ठीक है, या फिर दूसरे से ले लेता है। जबकि इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटमों के ना दरमियान में पड़े रहते हैं।
अब क्योंकि वो जब दोनों दरमियान में पड़े रहते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर होता क्या है कि आयनिक बॉन्ड जो है ना, फिर इस वजह से वो कह रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो फिर कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि अब बॉन्ड जो है, अब इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब उसके नतीजे में होगा क्या कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, फिर ये वाला कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ पे है और इसका भी यहाँ दरमियान में पड़ा है, जबकि आयनिक के अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है इसके पास, यहाँ से भी कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया इसके पास फॉर एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होते बल्कि दरमियान में पड़े रहते हैं। अब जब दरमियान में रहते हैं तो सिंपल सी बात है, ख़तरा होता है, तो इसलिए कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो वीक होता है और आयनिक बॉन्ड जो होता है ना वो मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद है कोवलेंट कंपाउंड को आमतौर पर आयनिक बॉन्ड की निस्बत कमज़ोर समझा जाता है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ से बता दिया, रीडिंग करवा दी है। कोवलेंट कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट से मिलके बनते हैं। कहता है जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है वो या तो दो चीज़ों से मिलके बनता है या दो से ज़्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट से मिलके बनता है, यानी कि वो जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। मसलन हाइड्रोजन है H2CH4 है, CO2 है, ठीक है, H2SO4 है, या फिर ग्लूकोज वगैरह। यहाँ पे अगर आपसे कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन के बारे में पूछता है तो आप ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को ना कोवलेंट कंपाउंड की यहाँ पे थोड़ी सी ना प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया हुआ है। जैसा कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ थी, इसी तरह इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में उसने बताया हुआ। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, यानी यहाँ पे वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, यानी वो जल्दी पिघल जाते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी ये उससे डिफरेंट है। ये आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर होते हैं। कहता है इनमें से आमतौर पर करंट नहीं गुजरता, लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनके बॉन्ड्स पोलर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और ये पोलर सॉल्वेंट में ही हल होते हैं। मतलब वो कह रहा है कि वो वाले कंपाउंड जिनके बॉन्ड्स पोलर होते हैं, यानी कि जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था पोलर कोवलेंट कंपाउंड या पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो हम लोगों ने बड़ी डिटेल में पोलर बॉन्ड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नॉन पोलर के भी बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो कह रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के ना बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब उनमें से आराम से करंट गुजर जाता है, और ये पोलर सॉल्वेंट में ही हल होते हैं, यानी पानी में ही ये भी हल होते हैं। यानी ये वाले जो पोलर होते हैं सिर्फ वो पानी में हल होते हैं, और जो पोलर नहीं होते वो पानी में हल नहीं होते, लेकिन पानी के अलावा वो दीगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं। नॉन एक्वस का मतलब पानी के अलावा, एक्वस का मतलब ही यानी कि पानी वाला सोल्यूशन होता है, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं इनमें से जो पोलर होते हैं वो पानी में हल होंगे, ठीक है, लेकिन जो बाकी होंगे वो अमूमन पानी में हल नहीं होते, लेकिन पानी के अलावा दीगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट में वो हल हो जाते हैं, ठीक है। मसलन बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, शराब वगैरह आपने देखा होगा, इन सारी चीज़ों में ये हल हो जाते हैं पानी के अलावा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके बॉन्ड पोलर होते हैं, वो पानी के अंदर ही हल होते हैं। फिर उसके बाद एक आखिरी पॉइंट उसने यहाँ पे दिया हो कि बड़े मालिक्यूल जिनमें सैरों की बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग। अब 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग के बारे में मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा नहीं, क्योंकि सिर्फ एक लफ्ज़ है, कोई टॉपिक नहीं है। वैसे आमतौर पे ये 3 डायमेंशनल जो है ना इसने यहाँ पे की हुई है बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब वो कहता है इस बॉन्डिंग के अंदर होता क्या है, 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग जो है इसमें कोवलेंट क्रिस्टल बनाते हैं जो इंतहाई मजबूत और सख्त होते हैं, यानी कि एक पे कई तरह के बॉन्डिंग होती है और बड़ी मजबूती से, इसीलिए फिर क्या होता है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये वो वाले मॉलिक्यूल हैं जो बड़े वाले होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल का तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो बड़े वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से क्योंकि उनके अंदर जो है ना सैरों की बॉन्डिंग पाई जाती है, तो वो फिर आराम से जो क्या होता है कि उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आराम से जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जी ये कोवलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हम लोगों ने जी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं जल्दी से आप लोगों को जो है ना इंग्लिश मीडियम वालों को जी कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। अब कोवलेंट कंपाउंड की सबसे पहले उसने आपको डेफिनेशन दी हुई है। कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन सबसे पहले मैंने उर्दू मीडियम करवा दी है, मैं इंग्लिश मीडियम वालों से डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। उसने ये कहा हुआ है कि कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल वो वाले मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं डेट आर फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, बड़े डिटेल में डिस्कस किया था कि जो जितने भी कोवलेंट बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन एटम्स जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं
तो फिर क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड इज जनरली रिगार्डेड एज वीकर देन आयनिक बॉन्ड। कहता है कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता आयनिक बॉन्ड की निस्बत। ये मैंने बड़ी उर्दू मीडियम का लेक्चर आप लें, प्रीवियस थोड़ा वीडियो पीछे करें तो आपको डिटेल में मैंने बता दिया था कि कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो इतना मजबूत नहीं होता, जबकि आयनिक बॉन्ड जो है वो काफ़ी मजबूत होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। कहता है जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है ना वो 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, यानी वो वाले जो मेटल नहीं होते। हम मेटल क्या है उनके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ना है डिटेल में। ये आगे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पे याद कर लेने। ये कोवलेंट कंपाउंड की यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगी। उसने यही कहा हुआ है कि हर वो कोवलेंट कंपाउंड कहते किसे हैं, जब 2 एटम्स के दरमियान में बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बने तो उसके नतीजे में बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग कहते हैं जी कोवलेंट कंपाउंड। जो बड़ा सिंपल है, जैसा कि मैंने अभी आपको करवाया कि ये देखें ना, ये हाइड्रोजन है एक एटम और ये क्लोरीन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी दिया, इनके दरमियान में शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ जो बॉन्ड बना वो कोवलेंट बॉन्ड था। तो अब ये जो पूरा कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को कहेंगे HCl, और ये वाला कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा। इसको कोवलेंट कंपाउंड क्यों कहेंगे, क्योंकि इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना है ना वो कोवलेंट बॉन्ड था, इस वजह से इसको कोवलेंट कंपाउंड का हम लोग नाम देंगे। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी जी कोवलेंट कंपाउंड की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। दे हैव यूजली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो कम होते हैं, और दे आर यूजली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कम ही गुजरती है, बैड कंडक्टर होते हैं, इतने आसानी से करंट गुजरता नहीं है इनमें से ना। द कंपाउंड्स हैविंग पोलर करेक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो वाले कंपाउंड जिनके दरमियान वो कह रहे हैं हैविंग पोलर करेक्टर इन देयर बॉन्डिंग, लेकिन वो वाले कंपाउंड जिनके दरमियान में बॉन्ड जो है ना वो पोलर बना होता है, आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनमें से वो कह रहा है कि करंट जो है ना गुजर जाता है जब उन्हें हम लोग पानी के अंदर यानी पोलर सॉल्वेंट में हल करते हैं। पोलर सॉल्वेंट का मतलब पानी के अंदर जब हम लोग उन्हें हल करते हैं तो उसमें से आसानी से करंट गुजरता है। आमतौर पर वो कह रहा है इनमें से करंट नहीं गुजरता, अच्छे कंडक्टर नहीं है, इनमें से आराम से करंट नहीं गुजरता। लेकिन वो वाले कंपाउंड जो पोलर करेक्टर होते हैं, जिनके दरमियान में पोलर बॉन्ड बना होता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, मैं आपको फिर एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ। वैसा कि हम लोगों ने कल वाले टॉपिक में पढ़ा भी था कि पोलर बॉन्ड होता क्या है। ठीक है ना, मतलब वो कह रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड जब 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के दरमियान में बने ना तो उसको कहते हैं पोलर। ठीक है ना, मतलब अगर 2 एटम्स मुख्तलिफ हो, ठीक है ना, मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान में बनने वाला जो बॉन्ड है ना, तो अगर वो बनेगा, ठीक है, तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाएगी और वो पानी में हल हो जाएगा। ठीक है, दे आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये आमतौर पे कहता है कोवलेंट कंपाउंड जो है ना पानी में हल नहीं होते, बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। लेकिन पानी के अलावा जो दूसरे सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ये इजीली हल हो जाते हैं, यानी कि आमतौर पे ये पानी के अंदर हल नहीं होते कोवलेंट कंपाउंड। पानी के अलावा नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब कि वो वाला सॉल्वेंट जिसमें पानी मौजूद ना हो, जैसा कि शराब है, बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, एसीटोन वगैरह, ये सारी जितनी भी चीज़ें इनमें ये आसानी से हल हो जाते हैं। पेट्रोल है, डीजल है, इनमें ये हल हो जाते हैं, लेकिन पानी में ये हल नहीं होते। फिर वो कह रहा है कुछ कोवलेंट कंपाउंड जो है उनके मालिक्यूल बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, लेकिन वो यहाँ बता भी रहा है कि लार्ज मालिक्यूल्स, यानी जो बड़े वाले मालिक्यूल्स होते हैं ना विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग, जिनमें 3 तरह की बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, तो 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग अब बड़ी डिटेल में एक अलग से टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, कि उसने की हुई है 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग। देखिए कितनी मजबूती से जो है ना यहाँ बॉन्ड बने हुए हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो बड़े मालिक्यूल होते हैं उनमें 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है, फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल्स। तो वो कोवलेंट क्रिस्टल्स की शक्ल में होते हैं, विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड, और वो बहुत ज़्यादा मजबूत और सख्त होते हैं। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, और इसी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनको तोड़ना, उनको पिघलाना, उनको मेल्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये कोवलेंट कंपाउंड की जी डेफिनेशन थी, और ये उसको आपने प्रॉपर्टीज़ दी हुई है यहाँ पे, जो कि आपसे लॉन्ग में पूछ सकते हैं। शॉर्ट में अगर पूछे तो आप 2 लिख सकते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की भी डेफिनेशन अलग से आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोगों का जी कंप्लीट हो गया है वाला टॉपिक। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। थैंक यू सो मच।